हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साजी स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th का विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 है परमाणु की संरचना। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न नंबर 1 है, पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस प्रकार से एक चार्ट दे रखा है। चार्ट के माध्यम से हम लोग यहाँ पे इनके बस विषय में समझेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट आपको लिखना है गुण, सेकंड पॉइंट इलेक्ट्रॉन की बात करता है, फिर प्रोटॉन की बात करेंगे, उसके बाद न्यूट्रॉन की बात करेंगे। यहाँ पे संकेत दे रखा है, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम लिखते हैं -1 e⁻0। इसी प्रकार से प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है इसके, इसलिए 0 से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर हम बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इसका द्रव्यमान 9.108 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। इसी प्रकार प्रोटॉन की अगर बात करता हूँ तो प्रोटॉन पे -1.67 × 10⁻27 किलोग्राम इसका द्रव्यमान होता है। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन का तो न्यूट्रॉन का भी सेम होता है, प्रोटॉन के बराबर ही 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। इसमें आवेश की अगर बात करते हैं तो आवेश में बताया गया है इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है जिसकी वैल्यू होती है -1.60 × 602 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन पे इकाई धन आवेश होता है और इसका वैल्यू होता है, इसका मान होता है 1+1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन होता है, अर्थात इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। सेकंड प्रश्न है, कह रहा है कि जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल की क्या विशेष सीमाएं हैं, इसको लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे हम लोग थॉम्सन के परमाणु मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या तो हो गई, परंतु इस मॉडल के द्वारा वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को समझा नहीं जा सका। प्रश्न नंबर 3 है, पूछ रहा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर वर्तुलाकार चक्कर लगाते हैं और ऊर्जा क्षय करते रहते हैं, यानी कि ऊर्जा का क्षय करते रहते हैं। यदि ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए नाभिक से टकरा जाएंगे, यानी कि कब उसकी अगर ऊर्जा कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो जो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है वो गिर करके नाभिक में आ जाएगा, यानी नाभिक से टकरा जाएगा, परमाणु अस्थिर हो जाएगा। वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल परमाणु की अस्थिर बनाता है जबकि परमाणु अस्थायी होता है। तो रदरफोर्ड की बात करते हैं, उनके अनुसार जो परमाणु मॉडल है वो क्या होता है, अस्थिर है, जबकि आपको पता है परमाणु क्या है कि अस्थायी होता है। इसके बारे में चर्चा की गई, यही इनकी सीमाएं थी, ये लिमिटेशन था। प्रश्न नंबर 4 में पूछ रहा है कि बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो आइए देखते हैं। नील्स बोर अपने परमाणु मॉडल की निम्न अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं। पहला तो है इलेक्ट्रॉन के केवल कुछ निश्चित कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कुछ निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। ये किसने बताया था, ये नील बोर साहब ने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, यानी उनका ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, क्षय नहीं होता है, ठीक है। और इस प्रकार से इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसको समझाया गया है इस मॉडल के अनुसार कि कक्षाएं होती हैं जैसे कि K, L, M और N, ये 4 कक्षाओं में कितने कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं उसकी संख्या यहाँ पे दर्शाई गई है। बीच में आपको यहाँ पे नाभिक दिखाया गया है और नाभिक में आपको बताया गया है यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पहली कक्षा
के होती है, यहाँ पे न्यूट्रॉन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1। उसी प्रकार से कक्षा एल में 2, कक्षा एम और एन, इस प्रकार से 4 कक्षाएं यहाँ पे दिखाई गई हैं। प्रश्न नंबर 5 है, इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडल की तुलना कीजिए। पहला तो आप जे थॉम्सन परमाणु मॉडल की बात करते हैं। इन्होंने क्या बताया परमाणु मॉडल को? इन्होंने यही बताया कि थॉम्सन ने परमाणु मॉडल की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो कि तरबूज की तरह था। उन्होंने इसके निम्न मॉडल प्रस्तुत किए हैं। पहला तो आपको ध्यान में रखना है, परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। सेकेंड पॉइंट में इन्होंने बताया कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। पॉइंट नंबर अब यहाँ पे थर्ड है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की अगर बात करते हैं तो उन्होंने बताया कि रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में क्या बताया इन्होंने, धन आवेशित भाग उसके केंद्र में है, जो जिसे हम क्या कहते हैं नाभिक के नाम से जाना जाता है। इस नाभिक के परमाणु का समस्त द्रव्यमान स्थिर रहता है। जो हमारा नाभिक का जो नाभिक होता है, इस नाभिक में परमाणु का जितना भी द्रव्यमान होता है सब यहीं पे स्थित रहता है। ये किसने बताया? रदरफोर्ड साहब ने बताया। और उन्होंने यह भी बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थित रिक्त स्थान में चक्कर लगाते हैं, यानी कक्षाओं में ये लोग क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन। ये किसने बताया था? रदरफोर्ड साहब ने बताया था। और इन्होंने यह भी बताया कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में अत्यंत कम या उपेक्षणीय है। जो नाभिक का आकार है वह परमाणु के आकार की तुलना में बहुत ही छोटा है। ठीक वैसे ही जैसे कि एक बड़े मैदान के बीच में रखा फुटबॉल, जिस प्रकार से अगर एक बड़े मैदान की बात करते हैं उसमें एक छोटा सा फुटबॉल रख दीजिएगा तो उसी प्रकार से आपका नाभिक है। अगर हम बात करते हैं नील बोर के परमाणु मॉडल को बारे में, तो इन्होंने यही बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इन विविक्त कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। ये किसने बताया था? नील बोर साहब ने बताया था। इन्होंने यही बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में, यानी सभी कक्षाओं में नहीं वो चक्कर लगाते हैं, कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। और जब ये चक्कर लगाते रहते हैं तो उनकी ऊर्जा का यहाँ पे विकिरण नहीं होता है, यानी कि क्षय नहीं होता। ये नील बोर साहब ने बताया था। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 है। इसमें पूछ रहा है कि पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए। शुरुआत के जो 18 आपके तत्व हैं उनकी विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है उसका नियम लिखिए, किस प्रकार से उसको लिखा जाता है। तो आइए जानते हैं हम लोग। उत्तर में देखेंगे, किसी भी परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित होती है, जो कि सूत्र यहाँ पे दे रखा है 2n² के द्वारा ज्ञात किया जाता है, जहाँ n क्या है, इलेक्ट्रॉन के क्वांटम को प्रदर्शित करता है। यानी जो n है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनकी संख्याओं को जो कक्षाएं होती हैं उनको यह प्रदर्शित कौन करता है या n करता है। इसको हम क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं हम। अतः इस सूत्र से परमाणु के विभिन्न कक्षाओं, जिसमें जो कक्षाएं इस प्रकार से है K, L, M और N में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निम्न होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि इसी सूत्र के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कक्षा K में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, कक्षा L में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, कक्षा M में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उसी प्रकार से कक्षा N में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो आइए समझते हैं इसके बारे में हम लोग। जैसे सूत्र हमारा क्या दे रखा था, पहला पॉइंट में यही था, कक्षा हम K की बात करते हैं तो K हमारा पहला कक्षा होता है। इसके लिए हम सूत्र क्या होता है 2n²। ठीक है, n का है नंबर्स ऑफ क्वांटम, यानी 2 × K के लिए 1 नंबर है, आपको पता है पहला कक्षा होती है। उसी प्रकार से L आपकी दूसरी है, तो n का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, यही K का मान ही जो n के बराबर है ये आपका n है। ठीक है, तो n का मान कितना हो गया 1 और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है,
इसलिए पहले के में इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से हम एल की बात करेंगे तो 2 × 2 की पावर 2, यानी जो एन यहाँ पे था सूत्र में, अब एन के जगह पे 2 रख देंगे यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 से 2 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। यानी आपको एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से एम की बात करते हैं, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और एन की बात करते हैं तो इसमें 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं 2, 8, 18 और 32। ये शुरुआत के 4 कक्षाओं में आप इलेक्ट्रॉनों के संख्या को जान सकते हैं कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यही चीज़ आपको लिखकर के यहाँ पे बताया गया है, समझाया गया है कि कक्षा के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं, कक्षा एल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 रह सकते हैं, कक्षा एम में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 या 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसी प्रकार से कक्षा एन में 8, 18 और 32 इलेक्ट्रॉनों को रखा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा लिख लीजिए। आपको संयोजकता के बारे में बताना है, वैलेंसी क्या होती है, उसके साथ साथ यह भी बताना है, एक उदाहरण के माध्यम से आपको यह समझाना भी है जिसमें ऑक्सीजन और सिलिकॉन को लेना है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, जिससे वह परमाणु अंतिम कक्षा में अपना अष्टक पूरा कर सके। सभी जो जो परमाणु होते हैं क्या करते हैं, जैसे ऑक्सीजन का परमाणु है, सिलिकॉन का परमाणु हो, ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को स्थायी करने की कोशिश करते हैं, स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। तो ये लोग अपने अष्टक को पूरा करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इसी प्रकार से अब उदाहरण के माध्यम से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, सिलिकॉन के परमाणु संख्या 14 होती है और इसको SI से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन, इसकी परमाणु संख्या की बात करते हैं 14 है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखते हैं तो उसको किस प्रकार लिखेंगे, 2, 8, उसके बाद 4, क्योंकि 14 यहीं पे कंप्लीट होता है, 8, 2, 10, 10, 4, 14। ये चीज़ याद ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे पता चलती है, जो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। 14 इसका क्या है, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक से ही हम लोग इलेक्ट्रॉन के संख्या निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखने को मिले। जिस प्रकार से हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, 2, 8 और 4, तो अंतिम कक्षा में आपको ध्यान रखना है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। तो लिखेंगे अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 4 है, अतः सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग भी सकता है, यानी कि यह 4 इलेक्ट्रॉन जो है एक त्याग भी सकता है, क्योंकि उसका अष्टक पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को स्थायी बनाने के लिए उसमें लास्ट एक कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। या 4 गेन भी कर सकता है, ले तब भी 8 के पास पहुंच सकता है। तो यही बोला गया है, जो सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन या तो त्याग कर सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ग्रहण भी कर सकता है। इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो सकती है, इसकी संयोजकता 4 होगी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन के त्याग करने की क्षमता जो होती है या ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, ये आपका वैलेंसी कहलाता है। वो कितने होना चाहिए, अंतिम कक्षा में होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का पहले पता होना चाहिए कि परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये भी आपका 8 हो जाएगा। अब 8 को आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो 2 से स्टार्ट करेंगे पहले कक्षा में, फिर दूसरे में 8 होना चाहिए। तो पूरा, क्योंकि 8 तो ऐसे टोटली संख्या उनकी है, 2 निकाल लिए, अब कितना बचा, 6। तो लास्ट कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन बचा। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन या इसको और चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं 8 इलेक्ट्रॉन इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। जब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो यही बोला गया इसका पहले, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इसमें लिखेंगे 2, 6 है। अब क्या है कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है, ये समझा दिया गया यहाँ पे। उसके बाद हम कहते हैं इसके बारे में, अतः ये सिर्फ 8 - 6 यानी 2
या तो हम 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण कर सकता है, अर्थात इसके संयोजित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, अर्थात इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। क्योंकि इसमें 6 हैं, इसको पूरा करने के लिए 2 और उसमें हम डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि ये क्या है, ग्रहण कर रहा है। जब ये इसके ग्रहण कर रहा है तो उसके नंबर सब बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है और आपने सिलिकॉन का देखा तो वहाँ पे 4 था। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। इसमें कह रहा है कि उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए कि परमाणु संख्या, द्रव्यमान, समस्थानिक और समभारिक समस्थानिक की कोई 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, आपको बताना है कि उदाहरण के माध्यम से परमाणु संख्या क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं, और यहाँ पे पूछा गया है कि समस्थानिक के कोई 2 उपयोग भी लिखना है आपको। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला पॉइंट इसमें परमाणु संख्या की बात करते हैं तो उसमें लिखेंगे, हम लोग जानेंगे इसके बारे में। इसमें यही बताया गया है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस परमाणु की परमाणु संख्या कहलाती है। तो जैसे कि ये नाभिक है, ठीक है, इस प्रकार से केलम में करते हैं तो नीचे बीच में सबसे आपको नाभिक रहता है। तो नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 चीज़ होते हैं। ठीक है, अब इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात अगर हम करते हैं तो इसमें जो प्रोटॉन के परमाणु होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। तो प्रोटॉन का जो परमाणु जो भी होगा वही क्या कहलाएगा, प्रोटॉनों की संख्या, अर्थात इसको कह सकते हैं परमाणु संख्या किसके बराबर होगी, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी। अब आगे देखते हैं द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं हम लोग, किसके बारे में जानेंगे। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के कुल योग को हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान संख्या, यानी कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या वह हो गया जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनके संख्याओं के कुल योग को, जो प्रोटॉन उपस्थित जितना रहेंगे किसी नाभिक में और जितना न्यूट्रॉन उपस्थित रहेंगे, इन दोनों की संख्याओं को योग कर लेना, जोड़ लेना है, वही क्या कहलाता है, आपका द्रव्यमान संख्या कहलाएगी। तो ये आपको सूत्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, समस्थानिक की बात करते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं, इसको इंग्लिश में आइसोटोप कहते हैं। ठीक है, आइसोटोप या समस्थानिक किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो, उसे हम वे परमाणु उस तत्व के समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम एक हाइड्रोजन की बात करते हैं 1H1, तो नीचे वाला हमारा परमाणु क्रमांक होता है या द्रव्यमान संख्या होती है, परमाणु क्रमांक, और ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या होती है, परमाणु भार इसको बोलते हैं। ठीक है, ये परमाणु क्रमांक हो गया, नीचे ऊपर हो गया परमाणु भार या द्रव्यमान, भार लिख लीजिएगा या द्रव्यमान लिख लीजिएगा, परमाणु भार। बोला गया अगर यहाँ पे जो परमाणु क्रमांक अगर समान हो गए तो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाएंगे। ठीक, अगर परमाणु द्रव्यमान किसी तत्व का समान हो गया तो वो क्या कहलाएगा, समभारिक, यानी कि इसको आइसोबार कहते हैं इंग्लिश में, समभारिक को। तो उसी को हम समझेंगे। यहाँ पे पहला आपका दे रखा है 1H1, जो कि हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2, 1H3। यहाँ पे देख रहे होंगे तो सब में तीनों में क्या है कि जो परमाणु क्रमांक 1, 1, 1 तीनों में आप देख पा रहे होंगे, तीनों में कॉमन है। ठीक है, तीनों में 1, 1, 1 ये समस्थानिक हो गया। अब भार से में मतलब नहीं, क्योंकि भार भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन क्रमांक क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। तो इसको कहते हैं प्रोटियम, इसका नाम भी जान लीजिए। ये ड्यूटेरियम होता है और ये ट्राइटियम होता है। ठीक है, तीनों के नाम है अलग अलग हाइड्रोजन के, और इस प्रकार से इसको पूछा भी जाता है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक के नाम लिखिए, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम 3 इसके नाम होते हैं। उसी प्रकार से क्लोरीन का भी ये 2 समस्थानिक होता है, एक तो आपका 17 Cl35 और 17 Cl37, यानी आप देख पा रहे हैं 17 यहाँ भी सेम है, 17 यहाँ भी सेम है, तो यानी कहीं ना कहीं इसके क्या है, परमाणु क्रमांक सेम हुए। इसको बोल, जब परमाणु क्रमांक सेम हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो 2 एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिले समस्थानिक के। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि समभारिक क्या होते हैं। तो किसी तत्व के वे परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु
परमाणु संख्या भिन्न हो, यानी क्या कहते हैं द्रव्यमान संख्या। परमाणु भार, परमाणु भार क्या होना चाहिए, परमाणु भार कैसा रहना चाहिए, ये समान होना चाहिए, ठीक है। और परमाणु क्रमांक कैसा होना चाहिए, भिन्न भिन्न हो सकता है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो सकता है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, समभारिक बोलेंगे। और समभारिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोबार, ठीक है। आइसोबार क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया गया है, पहला पॉइंट है 18 AR40, ठीक। उसी प्रकार से 20 कैल्शियम 40, यहाँ पे 40 इसमें भी बराबर है, इसमें भी 40 बराबर है, लेकिन आप परमाणु क्रमांक देख रहे हैं तो ये भिन्न भिन्न है। और यहाँ पे तत्व भी अलग है, यहाँ पे आर्गन की बात की गई है, यहाँ पे कैल्शियम की बात की गई है। तो जब भी परमाणु भार समान रहते हैं उसको बोलते हैं समभारिक। और दूसरा एग्जाम्पल ये भी देख लीजिएगा, इसमें क्रिप्टॉन और स्ट्रोंशियम दे रखा है, जिसमें 86 और 86 दोनों के बराबर हैं। तो यहाँ पे दो समभारिक के एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, समस्थानिक के उपयोग पूछा गया था लास्ट में। तो समस्थानिक का उपयोग कहाँ पे होता है, तो सबसे पहले ध्यान में रखेंगे पॉइंट नंबर 1, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी के ईंधन के रूप में किया जाता है। जो यूरेनियम का एक समस्थानिक होता है उसका हम उपयोग कहाँ पे करते हैं, परमाणु भट्टी के ईंधन में। सेकंड क्या है, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। और थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, घेगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला तो यूरेनियम का समस्थानिक भट्टियों में जो परमाणु भट्टी होती है इसकी ईंधन के रूप में होता है। कैंसर के उपचार में हम जो कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं इसका समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। और घेगा रोग होता है जो उसको ग्वाटरमाल यानी कि जो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग होता है, वह आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग करके घेगा रोग का इलाज के लिए इसका किया जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है कि सोडियम Na+ यानी सोडियम आयन के पूरी तरह से भरे हुए Kl कोष होते हैं, व्याख्या कीजिए। कह रहा है कि सोडियम आयन यहाँ पे दे रखा है Na+, कह रहा है कि इनके जो आयन होते हैं K और L वाला ये पूरी तरीके से भरे होते हैं, इसको बताना है व्याख्या दे करके। तो आइए समझते हैं किस प्रकार से भरे होते हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। सर्वप्रथम सोडियम का परमाणु संख्या क्या है, 11 होती है। अच्छा, प्लस आयन जब हो जाता है तो इस पर क्या होते हैं, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, पहले तो इसको लिख लीजिएगा 2 8 11। तो Kl और M जब सोडियम के ऊपर प्लस यानी प्लस लगता है तो यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, त्याग दिया है। क्या कर दिया है, त्याग दिया है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो इसका जो अब परमाणु क्रमांक लिखेंगे तो Na+ का परमाणु क्रमांक एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि पहले 11 था सोडियम की वजह से, लेकिन जिसने जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से त्याग देगा तो उसमें बचेगा 10 बचेगा। अब अगर हम 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 और 8, तो आप देख पा रहे होंगे K वाला भी पूरा भरा हुआ है और L वाला भी कक्षा पूरा तरीके से भरी हुई है। वही बात यहाँ पे लिखी होगी, इसी के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेंगे पॉइंट में, जो कि आपकी कॉपी के लिए, जिसे आप कॉपी में नोट्स बनाते हैं वहाँ पे लिखना इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए देखते हैं अब यहाँ पे क्या बताया गया कि अब हम सोडियम आयन धनायन जो कि दे रखा है तब बनाएगा जब सोडियम अपने अंतिम कक्षा M में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे। इलेक्ट्रॉन त्याग से धनायन बनता है। आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो कैसा बनता है, उस पर धन आयन का चार्ज लग जाता है, यानी पॉजिटिव चार्ज लग जाता है। इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करने पर क्या, अगर वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है यानी उसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो उस पर जैसे ये कह रहा है कि Na-, अगर Na- का मतलब क्या था, उसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। अब यहाँ पे इसकी संख्या पहले 11 थी, अब एक तो जो और ग्रहण कर लिया तो टोटल कितना हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तभी जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसका संख्या कितनी हो जाएगी, बढ़ जाती है। जब सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो M कोष, जो M वाला कोष होता है, क्योंकि यहाँ पे Kl में विस्तार पूरा 2 11 2 8 है, एक जब 11 के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा तो M कोष था, लेकिन जैसे उसने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया
तो यम कोष जो था वो विलुप्त हो गया। अब विलुप्त हो जाने के कारण किसमें क्या कितने कोष बचे, मात्र 2 कोष बचे। कौन कौन से, यह अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करता है और Na+ बनाता है, जैसे कि K और L इस प्रकार से 2, इसमें 2 और 8 हो जाएंगे। K में 2 इलेक्ट्रॉन्स और L में 8 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि K में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन धारण, K जो कोष होता है वह 2 इलेक्ट्रॉन को धारण कर सकता है, उसी प्रकार से L भी अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन धारण कर सकता है। अतः Na+ में K व L कोष भरे हुए होते हैं। ये पूरा व्याख्या था, इसको आप समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में, अगर ब्रोमीन परमाणु 2 समस्थानिक, ब्रोमीन परमाणु के 2 समस्थानिक यहाँ पे दे रखे हैं, एक तो Br35 Br79 और इसके 49.7% तथा 35 Br81 इसका 50.3% के रूप में है, तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना करना है। तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल होता है। जैसे कि यहाँ पे 2 परमाणु 2 समस्थानिक दे रखे हैं ब्रोमीन के, पहला तो ये है, दूसरा ये है, ठीक है। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 79, यहाँ पे परमाणु भार की बात हो रही है। परमाणु भार को यहाँ पे क्योंकि द्रव्यमान संख्या निकालता है परमाणु भार से, तो द्रव्यमान संख्या के लिए हम 79 ऊपर वाला लेंगे और यहाँ पे 49.7% जो है, इसको हम परसेंटेज को हटाएंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेना है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी इसका परमाणु भार 81 ले लेंगे और ये 50.3 का परसेंटेज जब हटाएंगे तो यहाँ पे इसका 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आएगा आपका 80.006 ग्राम, ठीक है। ये आपकी द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है कि एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 16.2 U, और तो किसी नमूने में समस्थानिक दे रखा है जो कि 8x16, उसी प्रकार से 8x18 का प्रतिशत क्या होगा। अब माना सबसे पहले नमूने में 8x का प्रतिशत P है, सबसे पहले मान लीजिए। तो नमूना 8x18 में प्रतिशत होगा, अब पहले में मान लेंगे, दूसरे वाले में 100 में से घटा देंगे क्योंकि प्रतिशत जो होता है 100 मैक्सिमम होता है। तो दूसरे में हो जाएगा कितना, दूसरे वाले के लिए हो जाएगा 100 माइनस का P। अब हम क्या कहेंगे कि तत्व X का औसत द्रव्यमान हो जाएगा 16 गुणे P/100 प्लस का 18 गुणे 100 माइनस का P/100, यानी कि ये यहाँ से उठा लिए और परसेंटेज में चेंज करने के लिए यहाँ पे 100 से डिवाइड कर दिया गया है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में तत्व का औसत द्रव्यमान ऑलरेडी दे रखा था, जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका समीकरण बन जाएगा इस प्रकार से। इस वाले को इधर भेज दीजिएगा, ये 1620 हो जाएगा और ये 1800 और यहाँ पे माइनस का 2P। अब 2P को एक साइड में कर दीजिएगा और गिनती को यानी संख्याओं को एक तरफ रख लीजिएगा। तो 2P इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18 में से 1620 घटाएंगे तो 180 बचेगा। अब P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 90% आपका आंसर आ जाएगा। अतः तत्व जो हो जाएगा 8x16 में 90% है, तथा और तत्व 8x18 में कितना है, अगर 100 में से 90 घटा देंगे तो उसमें 10% है। ये दोनों का आंसर आपने निकाल लिया, पहले में 90%, दूसरे में क्योंकि 100 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, और 10% दूसरे वाले में होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि पूछा जा रहा है कि यदि तत्व का Z बराबर 3 हो, तत्व का Z बराबर 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी, तत्व का नाम भी लिखिए। तो आइए जानते हैं इसकी संयोजकता कैसे निकालेंगे, कैसे जानेंगे इसके बारे में। तत्व का Z बराबर 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,1, अतः यह तत्व अपने बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। अतः इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता 1 है, इसलिए इसकी संयोजकता भी कितनी हो जाएगी, 1 होगी। यह तत्व क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, क्योंकि जिसकी संयोजकता 1 होती है वो कौन होता है, लिथियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। अगला देखते हैं, दो परमाणु स्पीसीज यहाँ पे दे रखे हैं कि केंद्र को का संगठन नीचे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे रखा है। परमाणु कौन सा है, X और Y दे रखा है। प्रोटॉन 6 है और Y में भी प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 6 है X में और
वाई में न्यूट्रॉन 8 है। तो क्या करना है कि एक्स और वाई के द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है। इन दोनों स्पीसीज में क्या संबंध है। तो आइए देखते हैं हम एक्स तत्व के लिए द्रव्यमान संख्या क्या होगी। एक्स तत्व की अगर बात करते हैं जिसकी द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो पहले में आपके 6 और 6, प्रोटॉन कितने हैं 6 और न्यूट्रॉन भी 6 हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12U हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं वाई तत्व के लिए द्रव्यमान संख्या, जिसमें भी निकालेंगे प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो पहले में प्रोटॉन एक्स में वाई में प्रोटॉन कितने दे रखे थे 6 और न्यूट्रॉन 8 दे रखे थे। 6 + 8 करेंगे तो इसमें 14 आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि 6x12 6x14, यहाँ हम देखते हैं कि तत्व x और y परमाणु संख्या तो समान है परंतु द्रव्यमान संख्या क्या है भिन्न भिन्न है। अतः x और y क्या है एक तरीके से समस्थानिक हो जाएंगे। यानी देख पाएंगे आप दोनों के परमाणु क्रमांक, जब परमाणु क्रमांक समान हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम समस्थानिक। अगर परमाणु भार समान हो जाता है तो क्या होता है समभारिक हो जाता है। तो ये दोनों में अंतर था, यही आपको बता करके व्याख्या करनी थी। प्रश्न नंबर 14 है कि बताना है कि सही और गलत का यहाँ पे निशान लगाना है। सही के लिए आपको ट्रू लिखना है यानी टी लिखना है और गलत के लिए फॉल्स एफ लिखना है। तो जैसे कि पहला पॉइंट दे रखा है जे टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियस होते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है, इसके लिए हम लिखेंगे फॉल्स। अगला है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मिलकर के न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसलिए यह अनावेशित होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर क्या करते हैं निर्माण करते हैं, इसलिए क्या होता है यह अनावेशित होता है। सॉरी, इसमें बोला इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का, बिल्कुल गलत है। न्यूट्रॉन का निर्माण तो ऐसे भी नहीं होता है क्योंकि न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन मिलकर के किसका नाभिक का निर्माण करते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 है। इसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग 1200 गुना होता है। क्या बात सही है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग 12 गुना होता है, तो बिल्कुल बात सही है, यानी कि ये इसके सामने आप 2 लगा देंगे। आगे देखते हैं आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग दवा के रूप में होता है। तो ये बात गलत है क्योंकि ये इसका जो होता है घेंगा रोग के इस्तेमाल में किया जाता है। आयोडीन का जो समस्थानिक होता है, ना कि टिंचर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। प्रश्न नंबर 15 है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। तो रदरफोर्ड ने किसके लिए, ऑप्शन पहला दे रखा है परमाणु केंद्रक, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा प्रोटॉन, चौथा न्यूट्रॉन। तो बिल्कुल बात पहला सही हो जाएगा। उन्होंने परमाणु केंद्रक के खोज के लिए उनका जो अल्फा प्रकीर्णन किया था वह उत्तरदायी होता है। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, क्या होते हैं समभौतिक गुण होते हैं, विभिन्न रासायनिक गुण होते हैं, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या होती है, विभिन्न परमाणु संख्या होती है। तो यहाँ पे एक समस्थानिक में जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वह क्या होती है अलग अलग होती है। प्रश्न नंबर 7 में पूछ रहा है कि क्लोरीन आयन, यहाँ पे Cl- है यानी इसको बोलेंगे क्लोरीन आयन की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है 17। अभी ये क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव का मतलब कि ऐड हो रहा है, यानी अब यहाँ पे हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक, अब इसका परमाणु हम लोग विन्यास लिखेंगे तो 2 8, अब 10 हो गया, 18 तक जाना है, 2 8 10 कितना बचेगा 8। इस प्रकार लास्ट इलेक्ट्रॉन में लास्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 8। तो ये आपका 8 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। ध्यान रखना जब भी माइनस चार्ज होता है यानी उसमें एक ऐड हो जाता है, अगर प्लस चार्ज होता है कि एक त्याग कर देगा। तो पहले क्रमांक कितना था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 थी, माइनस की वजह से होने की वजह से एक ऐड हो गया, तो ये कितना हो गया अब 17 के बराबर 18 के बराबर हो गया। इसको 18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिएगा KLM में। जब KLM में लिखेंगे तो आपका 2 8 8 आ जाएगा। इस प्रकार से लास्ट वाले बायतम को उसको देखना है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही आपकी संयोजकता या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में बताता है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 में कह रहा है सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। सोडियम की बात करता है तो सोडियम का पहले आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए।
इसके लिए आपको पता है कि सोडियम में 11 परमाणु क्रमांक होते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8, कितना हो गया 10 हो गया, एक और बचा तो 11 टोटल हो गया। तो इस प्रकार से 2 8 1 कौन सा ऑप्शन में आपका मैच कर रहा है, तो 2 8 1 ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है।